174 मिलियन लोगों ने पिछले साल टीवी पर बिग बॉस को देखा था और ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल ये नंबर 200 मिलियन के पार हो जाएगा। दोस्तों, वाइकॉम 18 ने कहा था कि हम टीवी और ओटीटी दोनों को मिलाकर इस साल 350 से 400 मिलियन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और केवल एडवर्टाइजमेंट से हम 350 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लेंगे। दोस्तों, अगर आप बिग बॉस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उसके हर एक सीजन में आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी और वो है कंट्रोवर्सी। फिर चाहे वो स्वामी ओम का बानी जी पर यूरिन डालना हो या फिर पुणे सुपरस्टार को 24 घंटे के अंदर अंदर घर से बाहर निकालना हो। ये शोज ऐसी क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लगाते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान इनके एपिसोड को मिस नहीं करना चाहता है। तो क्या है बिग बॉस का बिजनेस मॉडल, आइए आज की इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। 3 नवंबर 2006 सोनी टीवी पर एक नया शो लॉन्च होता है जिसे अरशद वारसी होस्ट करते हैं। पर आज इस शो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो बिग बॉस है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो बिग बॉस एक रियलिटी शो है जो एक डच रियलिटी शो बिग ब्रदर से कॉपी किया गया है। आसान भाषा में बताऊं तो एक घर रहता है जिसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। अब उनको टास्क दिए जाते हैं और हर टास्क में पार्टिसिपेंट्स है वो एलिमिनेट होते जाते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट लास्ट तक बच जाता है वो इस शो का विनर बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। पर आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है कि ये शो इतना पॉपुलर बनकर बैठा है। तो इस सवाल का जवाब छुपा है बिग बॉस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एक टीवी शो ही तो है, टीवी शो की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। पर बिग बॉस अपने आप में एक प्रोडक्ट है जिसके कस्टमर वो 17 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको इतनी बड़ी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करके रखना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बिग बॉस ये सब करता है अपनी इन 4 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के चलते। इसमें पहली है कंफ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट। वो अपने शो के माहौल को जानबूझकर इतना कंफ्लिक्टिंग बना के रखते हैं, हर किसी की किसी ना किसी से लड़ाई चलती रहती है जिससे ऑडियंस के मन में ये क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि अब आगे क्या होगा। और क्यूरियोसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी शो के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर वेब सीरीज या फिर टीवी शोज जो होते हैं वो अपने एपिसोड को ऐसे पॉइंट पर आके एंड करते हैं जिससे व्यूअर के मन में क्यूरियोसिटी जनरेट हो और वो नेक्स्ट एपिसोड भी देखे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब आगे क्या होगा। एंड कंफ्यूजन क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी जनरेट्स बिजनेस। अब आते हैं इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी पर जो है सोशल रिकॉल। मतलब ये अपने शो में ऐसे लोगों को ही बुलाते हैं जिनकी पहले से एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस होती है, जैसे एल्विश यादव। अब इनके जो हार्डकोर फैंस हैं वो तो आप बिग बॉस को देखेंगे क्योंकि उन्हें वो इंसान पसंद है। इसके साथ साथ उनकी जो वॉर्म ऑडियंस है, मतलब जो उनका नाम तो जानती है बट उनका जो कंटेंट है वो रेगुलरली कंज्यूम नहीं करती है, वो भी उनकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए इस शो को देखेंगे, जिससे ओवरऑल फायदा बिग बॉस का ही होगा। अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 पर जो है अनप्लीजेंट सिचुएशंस। दोस्तों, बिग बॉस के घर में सभी को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं जिसमें बेसिकली टीम वर्क होता है और यहीं से शुरू होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में एक बंदा कुछ सोचता है और दूसरा कुछ और, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और इससे शो का माहौल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनकी फाइट को देखना चाहते हैं, जिससे शो की टीआरपी बढ़ती है। इसके बाद आती है वो स्ट्रेटेजी जिसके बिना इन तीनों स्ट्रेटेजीज का कोई फायदा नहीं है और वो है गिल्टी प्लेजर्स। मतलब देखो, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिग बॉस एक घर है जिसके अंदर काफी सारे लोग रहते हैं और उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती है और एज ए व्यूअर हम किसी के घर में झांक रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, जो हमें गिल्टी प्लेजर्स देते हैं। मतलब हमें बुरा तो बहुत लगता है कि किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए, बट हमें मजे उससे भी ज्यादा आते हैं जिससे ओवरऑल बिग बॉस का ही फायदा होता है। चलो ये सब तो ठीक है, पर ये 0 से 100 करोड़, 100 से 200 और 200 से 300 करोड़ की छलांग बिग बॉस कैसे लगा रहा है? आखिर ये इतने पैसे कमा कैसे रहे हैं? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा बिग बॉस के बिजनेस मॉडल को। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो बिग बॉस इन 3 तरीकों से पैसे कमा रहा है, जिसमें पहला है एड स्लॉट्स। पहले जब बिग बॉस टीवी पर आता था तब वो 1-1.5 घंटे चलता था, जिसमें 25 मिनट का स्लॉट एड्स के लिए बुक होता था, जिसके पर सेकंड का कॉस्ट 12,000 से 20,000 रुपए तक था। और पहले बिग बॉस टीवी पर 3 बार आता था, एक बार लाइव और 2 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट, और तीनों में 25-25 मिनट की एड इन्वेंट्री होती थी। और क्योंकि अब बिग बॉस जियो सिनेमा पर भी आ रहा है तो इस वजह से इसका जो रिपीट टेलीकास्ट वाला रेवेन्यू है वो तो घटा है, बट ओवरऑल इसका एड रेवेन्यू बढ़ा ही है। फिर आता है पैसे कमाने का दूसरा तरीका जो है स्पॉन्सर्स। बिग बॉस के हर सीजन में आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्स देखने को मिलेंगे, पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सभी स्पॉन्सर्स एक तरह के नहीं होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर्स है प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स, यानी कि वो स्पॉन्सर जिनका नाम शो में सबसे ज्यादा बार लिया जाएगा। जहां पर भी बिग बॉस का नाम आएगा वहां पर इनका नाम भी आएगा और इसीलिए ये स्लॉट सबसे महंगा बिकता है।
फिर आता है दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉन्सर्स, पावर्ड बाय स्पॉन्सर। और ये दूसरा सबसे महंगा स्पॉन्सर है क्योंकि इनका नाम बिग बॉस के जस्ट बाद लिया जाता है। इसके बाद आते हैं तीसरे स्पॉन्सर जिन्हें कहते हैं स्पेशल पार्टनर्स, और इनका नाम प्रेजेंटिंग और पावर्ड बाय स्पॉन्सर के तुरंत बाद लिया जाता है, और इसीलिए ये स्लॉट तीसरा सबसे महंगा स्लॉट है। और उसके बाद आते हैं चौथे तरह के स्पॉन्सर्स लाइक क्लीनिंग पार्टनर, फूड पार्टनर एटसेट्रा। अब इनके नाम किस तरह से लिए जाते हैं सलमान भाई आपको बताएंगे। Powered by 2 Yum Chips, special partner Vico Vajradanti, sugar-free paste, cooking partner Silver Coin, Chakki Atta, payments partner Paytm, and eyewear partner Lenskart. अब आते हैं बिग बॉस के पैसे कमाने के तीसरे तरीके पर जो है प्रमोशंस। तो ये जो सेलिब्रिटीज बिग बॉस में आते हैं, आपको क्या लगता है ये यहाँ पर क्या करने आते हैं? सलमान भाई को हेलो बोल लें। नहीं, ये अपनी फिल्म या गानों को प्रमोट करने यहाँ पे आते हैं, जिसके लिए भी बिग बॉस इनसे अच्छे पैसे चार्ज करता है। ये तो हो गई पैसों की बात, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बिग बॉस में कितने सारे लोग आते हैं, पर इसमें से कुछ के करियर बुलंदियों पर पहुंचते हैं और कुछ को तो लोग याद भी नहीं रखते हैं। तो इसकी वजह है बिग बॉस के प्रोडक्शन मॉडल की 3 मेजर प्रॉब्लम्स, जिसमें से पहली है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, बिग बॉस में जाने से पहले हर कंटेस्टेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और ऑब्वियसली बिग बॉस इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने फेवर में ही बनाएगा। तो ऐसे में होता यह है कि उस प्रोडक्शन हाउस के पास उस कंटेस्टेंट को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है, तो उससे वो प्रोडक्शन हाउस वही काम करवाएगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और इसी वजह से आपको बिग बॉस के घर में काफी उल्टी सीधी चीजें देखने को मिलती है। फिर आती है दूसरी प्रॉब्लम जो है मिस एंड डिसइंफॉर्म्ड कंसेंट। ज्यादातर केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स, जो इन्फॉर्मेशन शो के बारे में पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है वो सच तो होती है बट आधी अधूरी होती है, जिससे होता यह है कि पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिव साइड के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, और वो फेम और पैसों के लालच में जल्दी से जल्दी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, जिससे होता यह है कि उस कंटेस्टेंट की एक्चुअल पर्सनैलिटी शो ही नहीं हो पाती है और उसे प्रोडक्शन हाउस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ता है। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम जो है कांस्टेंट सर्विलेंस। अब ये है तो शो की डिमांड, बट ऐसे में होता क्या है कि हर कंटेस्टेंट पर कांस्टेंट कैमरे की नजर रहती है, जिससे वो हर डिसीजन को सोच समझकर कॉन्शियस होकर लेता है, जिससे वो एक्चुअल में क्या है, रियल में क्या है, वो शो ही नहीं हो पाता है। और फिर जब वो बाहर आकर अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी शो करता है तो लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, और यहीं से उसकी शॉर्ट टर्म फेम का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों के मन में उसके लिए एक प्रीसेट परसेप्शन होता है कि ये बंदा तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा, पर जब उन्हें सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। चलो, ये तो हो गई बिग बॉस की बात, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर रीजन क्या है? राइट वाले वीडियो को क्लिक कीजिए।